बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर जो चल रहा था असेसमेंट के ऊपर, आज हम उससे थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा लेक्चर शुरू करने से पहले उससे जो पहले हम जो पढ़ चुके हैं उसका ओवरव्यू ज़रूर देता हूँ, ताकि आप आसानी से आने वाली बात को समझ सकें, क्योंकि ये सेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे एक चेन है ना, अगर आप एक चीज़ नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको समझ नहीं आएगा। तो आज नेक्स्ट सेक्शन पे हम बात करने से पहले मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हम पहले क्या बात कर चुके हैं या किस सेक्शन के ऊपर बात कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले बात कर चुके हैं सेक्शन 56 के ऊपर, असेसमेंट समझ लिया। उसके बाद हमने काइंड्स की बात की कि सेक्शन जो है असेसमेंट का वो किस सेक्शन के तहत काइंड्स को डील करता है, या काइंड्स कौन कौन सी हैं। उसमें दो ही काइंड्स का हमने जिक्र किया, जर्नल असेसमेंट और स्पेशल असेसमेंट। तो हमने पहले डिस्कस किया जर्नल असेसमेंट को। डियर स्टूडेंट्स, जब तक हमें जर्नल असेसमेंट समझ नहीं आएगा, हम स्पेशल असेसमेंट को समझ नहीं सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में जनरल असेसमेंट अंडर सेक्शन 59। उसमें हमने सिंपल जो बात की थी वो ये था कि आखिर गवर्नमेंट जो है वो जो टैक्स वसूल करती है वो किस तरह करती है, या किस तरह तरीक़ेकार किस प्रिस्क्राइब्ड मैनर के मुताबिक उसको वो वसूल करती है, वो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने सेक्शन 59 डिस्कस किया था। सेक्शन 59 में सिंपल तीन बातें की थी कि ये जो रेवेन्यू की जो असेसमेंट है वो जनरल भी हो सकती है और स्पेशल भी हो सकती है। दूसरे पॉइंट में हमने बात की थी कि गवर्नमेंट से पहले इजाज़त लिए बगैर कोई बंदा भी रीअसेसमेंट या स्पेशल असेसमेंट नहीं कर सकता। तीसरे पॉइंट में हमने बात की थी कि गवर्नमेंट जो है वो जब इजाज़त देती है उसके साथ ही कुछ हदायत भी जारी करती है जो इस कानून के मुताबिक होती हैं, और इसमें ऐसे कवानीन भी बना सकती है जो वो उसे मुनासिब समझती है। उसके बाद हमने बात की थी सेक्शन 60 की कि मोड ऑफ डिटरमिनिंग असेसमेंट, तो वो कौन सा तरीक़ेकार होगा जिससे रेवेन्यू का तयन किया जाएगा। तो हमने इसमें सिंपल दो ही बातें देखी थी कि जब भी जनरल असेसमेंट की बात आएगी तो वो मेड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर होगा। दूसरे नंबर पे जो हमने बात डिस्कस की थी कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है जिसको तयन किया गया है ऐसी जनरल असेसमेंट के लिए, वो अपनी तमाम तजावीज़ रिपोर्ट कमिश्नर के ज़रिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज देता है। उसके बाद हमने बात की थी सेक्शन 61 की। सेक्शन 61 जो है वो सिंपल अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट है। जो अनाउंसमेंट एंड 61 है, यानी कि असेसमेंट की जो अनाउंसमेंट है वो कैसे की जाएगी। वो जो बोर्ड है अंडर सेक्शन 60 के तहत जो रेवेन्यू ने तजावीज़ भेजी थी, यानी जो रिपोर्ट की थी, उनको ज़ेरे गौर लाएगा, और ज़ेरे गौर लाने के बाद ऑफिसर ऐसे अहकामात जारी कर देगा जो वो मुनासिब समझता होगा। और इसके साथ ही इजाज़त देने के लिए जो सब सेक्शन 3 और 4 में इजाज़त तलब की गई है उसी तरह की इजाज़त देगा और अपनी हदायत के साथ उसको जारी कर देगा। फिर इसके नेक्स्ट ही पॉइंट पे वो ये कहता है कि जब ये हदायत रिसीव हो जाएंगी तो वो हर उस जायदाद के लिए अलग अलग अहकामात जारी करेगा जिसकी असेसमेंट करनी है, और ये अहकामात उन कवानीन के मुताबिक ही होंगे जो गवर्नमेंट ने वक्तन वक्तन सेट किए होंगे। अब पॉइंट 2 पे आ जाइए। अब पॉइंट 2 में वो सिंपल बताया गया कि अब उसमें सिर्फ ये बात की गई है जिसमें वो अनाउंस करता है कि उसी दिन बताएगा कि कब ये इन्फोर्सेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था वो यहाँ तक किया था।
आज हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में वो ये क्या कहता है। पॉइंट 2 में तो समझ में आ गया कि उसने वो बताएगा जिस दिन अनाउंस करेगा कि वो कब इन्फोर्सेबल होगा। तो पॉइंट 3 में वो क्या कहता है, जरा मुलाहिजा फरमाइए बड़े सादा अल्फाजों में। और अब हम देखते हैं कि वो पॉइंट 3 में ये कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 द एवरेज रेट ऑफ असेसमेंट इम्पोज अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 on any assessment circle forming part of any area in respect of which a notification has been issued under subsection 2 of subsection आगे है section 59 shall not exceed the rate of assessment imposed at the last previous assessment by more than 1/4, provided that the rate of assessment imposed on any state shall not exceed the rate of assessment of the last previous assessment on the state by more than 1/2। तो पॉइंट 3 में वो सादा से लफ्जों में ये बताना चाहता है कि जब असेसमेंट जब भी सर्कल में की जाएगी या की गई हो तो एक सर्कल अनाउंस कर दिया जाता है कि यहां से यहां तक इतना एरिया, इसकी असेसमेंट ऐसी होगी, इसकी इतनी होगी। जाहिर सी बात है कि एक सर्कल, मिसाल तौर पे आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक सर्कल है तहसील जहानिया का, उसकी औसत बै जो होगी वो इसका सर्कल तहसील जानिया ही होगा और उसकी औसत बै कुछ और होगी। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की तो उसकी औसत बै कुछ और होगी। इसी तरह अगर हम बात करते चलें डिस्ट्रिक्ट लोधरा की तो उसकी औसत बै कुछ और होगी। तो इसी तरह वो हर सर्कल पर अनाउंस करता चला जाएगा, यूं पूरे सर्कल पर अमल पजीर होती चली जाएगी। और वो एक प्रीवियस जो असेसमेंट होती है या की होगी उस पर वो सिंपल 1/4, बात हो रही है मोर देन 1/4, तो उस पर 1/4 से ज्यादा नहीं होगी। और इन हालात में मखसूस सर्कल पर इसके 1/2 यानी कि अगर आप इसको देखें कि द स्टेट बाई मोर देन 1/2, तो इन हालात में मखसूस सर्कल पर इसके 1/2 या 1/2 से ज्यादा नहीं की जाएगी। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें, यानी कि पिछली बार 4000 इसका जो तयन किया गया था रेट, तो इस बार 5000 किया जाएगा, यानी इसका 1/4 बनता है। तो 6000 भी किया जा सकता है तो इसका 1/2 बनता है, यानी 1/2। ऐसा नहीं होगा कि वो इसको डबल कर देगा या वो इसे 3 गुना कर देगा, 2/3 या 3/4 कर देगा। नो, जो रेट तयन किया गया है 1/4 एंड 1/2, उसी हिसाब से उसको एंटरटेन किया जाएगा। अब फिर समझिए, छोटी सी बात है कि हर एक सर्कल की जो अनाउंसमेंट है वो डिफरेंट होगी। डेफिनेटली बिहाड़ी की औसत बै कुछ और होगी, लोधरा की कुछ और होगी, जमीन के हिसाब से होगी। तो अब उस पर क्या है जी 1/4 से ज्यादा नहीं होगी और मखसूस हालात में 1/2 नहीं होगी। अब अगर हम बात करें पॉइंट 4 की तो इससे तमाम पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं बच्चों। तो जरा देखिएगा, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अब जो प्रोविजन है सबसेक्शन 3 की वो एप्लीकेबल नहीं होगी इन द केस ऑफ लैंड, किन हालात में, विच हैज नॉट बीन प्रीवियसली असेस्ड, which has not been previously accessed to land revenue, or in which canal irrigation has been introduced after the date of the order passed under the provision of subsection 1
at last previous assessment, or in the case of an area which has been notified by government to be an urban assessment circle, and for the purpose of calculating the increase in the incidence of the land revenue for the purpose of subsection 3, all such land shall be excluded from calculation, provided that in the case of land in which canal irrigation has been introduced, has may be। आगे हम देखते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे लैंड रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 3, ऑल सच लैंड shall be excluded from calculation, provided that in the case of lands in which canal irrigation has been introduced after the date specified in the subsection, the average rate of assessment shall not, so far as may be, exceed the average rate of assessment of land of similar kinds imposed under subsection 3। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो बात ये कि अगर इससे हम पिछले पॉइंट वाली बात पे जाते हैं तो वो ये कहता है कि हर तहसील की औसत बैच होगी वो मुख्तलिफ होगी, और इसी तरह जब वो पूरे सर्कल को अनाउंस कर देगा तो वो फिर पूरे सर्कल पर अमल पजीर होगी। यानी जब वो एक प्रीवियस जो असेसमेंट होती है इस पर 1/4 से ज्यादा नहीं होगी, और उन हालात में जो मखसूस सर्कल पर इससे 1/2 से ज्यादा नहीं होगी, यानी कि 1/2 से ज्यादा नहीं होगी। अगर पिछली बार रेट था 4000 तो मुमकिन है इस दफा 5000 कर दिया जाए, वही रेशियो 1/4, या 6000 किया जाए यानी 1/2। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो उसे डबल कर देगा तो या वो 2/3 कर देगा, ये भी नहीं होगा कि वो सिर्फ 1/4 और 1/2 तक ही रहेगा। तो पॉइंट 4 को समझने के लिए ये जरूरी है कि आप पॉइंट 4 में सिर्फ ये बात कहना चाहता है कि कैलकुलेशन का ये फार्मूला जो है इस जमीन पर लागू नहीं होगा। वो कौन सी जमीन है जिसके ऊपर लागू नहीं होगा? जो पहले से असेसमेंट नहीं किया गया हो। जाहिर सी बात है, जिसकी पहले असेसमेंट ही नहीं है तो इस पर 1/4 या 1/2 कैसे लगेगा? मुमकिन ही नहीं है कि उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। इसके अलावा तयन जो हुआ ही नहीं है तो वो मुमकिन ही नहीं होगा। अब दूसरी बात वो ये कहना चाहता है आसान से लफ्जों में कि ऐसी जमीन जिसकी पहले असेसमेंट हो चुकी हो, लेकिन इसमें अब क्या है जी, नहरी जो निज़ाम है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है। अगर आप इसमें देखें कि अचानक इंक्रीज हो जाता है, इसमें एक इरिगेशन कैनाल जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो फिर क्या है जी, तो वो कहता है जी ऐसी जमीन जिसमें नहरी निज़ाम पहले नहीं था लेकिन अब मुतारिफ करवाया जा चुका है या करवाया जा रहा है, क्योंकि इसमें नहरी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया है। तो यानी किसी ऐसी इरिगेशन नहर निकाल दी गई है जो पहले बारानी थी, अब जो नहरी आपाशी के तहत आ गई है। यानी अब सिंपल एक बात कहना चाहता है कि एक ज़मीन है उसमें नहरी निज़ाम का पहले कोई अमल दखल नहीं था, वो सिंपल बारानी ज़मीन थी, लेकिन कुछ वक्त गुजरा उसमें अब क्या है, नहरी ज़मीन आ गई, ये नहरी ज़मीन को नहर निकाल दी गई। अब वो कौन सी हो गई है जी, अब वो नहरी ज़मीन हो गया है, तो डेफिनेटली अब रेट भी डिफरेंट होगा, उसको रीअसेस भी किया जा सकता है। और रीअसेस करने का मकसद ही यही है क्योंकि पहले ये सिंपल आपाशी यानी कि बारानी थी, इसमें नहरी आपाशी सिस्टम नहीं था। अब इसको जो एंटरटेन किया जाएगा वो किया जाएगा इरिगेशन लैंड के तहत। तो इस पर आप 1/4 और 1/2 एप्लीकेबल लागू नहीं होगा। आप दूसरे लफ्जों में ये समझ लें, किसी जमीन को शहरी सर्कल तस्लीम कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, वो शहरी सर्कल है, तो पहले वो रूरल था, अब वो अर्बन हो चुका है। तो अब इस पर जो कीमतें हैं वो डेफिनेटली वो बढ़ेंगी, बढ़ सकती हैं, और इस पर 1/4 और
1/2 जो है, जो 1/2 जिसकी हमने बात की थी, अब उसका इतलाक नहीं होगा। सिंपल सी बात, 3 बातें उसने की कि पहली ऐसी जमीन जो पहले असेस नहीं हुई होंगी, और इसमें वो बात करता है कि ऐसी जमीन जो असेस तो हो चुकी होंगी लेकिन उसमें आप नहरी जो निज़ाम है वो मुतारिफ करवा दिया गया या उसमें इजाफा हो चुका हो, तो उसमें 1/4 या 1/2 का इतलाक नहीं किया जाएगा। अब अगर हम बात करें प्रोवाइडेड डैट, अब सिंपल आप सेकंड लास्ट लाइन पे देखिएगा, जो लास्ट 4th लाइन है, प्रोवाइडेड डैट इन द केस ऑफ लैंड्स इन विच कैनाल इरिगेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस after the date specified in the subsection, the average rate of assessment shall not so far as may be exceed the average rate of assessment of land of similar kind imposed under subsection 3, बशर्ते के इसी तरह की जमीन जो कहीं और जो नहरी निज़ाम के मुताबिक असेस की गई हैं वो इसमें एक्सीड नहीं करेंगी, वो इसमें एक्सीड नहीं करेंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन क्या है जी? सेक्शन 62 है। सेक्शन 62 में वो कहता है कि एप्लीकेशन फॉर रिकंसिडरेशन, एप्लीकेशन फॉर रिकंसिडरेशन, यानी अब सेक्शन 62 में जो सिंपल वो ये बात बता रहा है कि रीअसेसमेंट के लिए कौन दरखास्त दे सकता है। डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है, जो मुतासरा शख्स होगा वो ही देगा, बाकी किसी को क्या पड़ी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मसला बिहाड़ी में चल रहा है, लाहौर वाला बंदा आके बिहाड़ी में टांग फंसा ले, हो ही नहीं सकता। तो अब इसको अगर हम देखें, इसमें 2 ही पॉइंट है छोटे छोटे से और नहायत इजी हैं। इसको हम अगर देखें तो 2 पॉइंट कौन से हैं जी? एनी लैंड ओनर, कोई भी जिम्मेदार, जमीन का कोई भी मालिक में within 30 days, within 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट, जब अनाउंस कर दिया गया है ऑफ द असेसमेंट, जो असेसमेंट की डेट थी उससे पहले पहले, यानी कि तयन कर लिया गया है ज़मीन का, लेट सपोज रेट तय कर लिए गए हैं। अब अगर उस हल्के के लोगों को कोई इतराज़ है या इतराज़ात हैं तो वो इतराज़ात दाखिल कर सकते हैं कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। फिर समझ लिए, अब कोई भी लैंड ओनर 30 दिन के अंदर अंदर वो एतराज उठा सकता है कि जमीन की मालियत जो है वो या तो बहुत कम लगाई गई है या तो फिर बहुत ज्यादा लगाई गई है। एक मिसाल ले लें छोटी सी कि नासिर इकबाल की जमीन है वो बीच में आ रही है। अब नासिर इकबाल को एतराज है, अब वो एतराज 30 दिन के अंदर अंदर उठा सकता है, उसके बाद नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर हम इस लिमिटेशन एक्ट को साथ लेकर नहीं चलेंगे जो ये हमें साथ साथ बाउंड करती है, एक्टिव करती है, तो ऐसा तो फिर सारा साल केस ही चलते रहेंगे। कोर्ट्स जो है अपना कीमती वक्त ज़ाया करके इसी काम के लिए बैठी रहेगी कि किसी को 20 साल के बाद होश आती है तो किसी को 10 साल के बाद होश आती है। तो कोर्ट सिर्फ आपके इस ये नेग्लिजेंस या केयरलेस के ऊपर नहीं बैठी, कोर्ट ने और भी बहुत से मामला को देखना होता है। तो क्या है जी, सादा लफ्जों में अब अगर हम ये कहेंगे कि उस हलके में जिसकी जमीन मुतासिर हो रही है उस असेसमेंट से, तो वो 1 माह के अंदर अंदर अपने तमाम तर एतराज़ात दाखिल करवा सकता है विद इन 1 मंथ। अब पॉइंट 2 में अगर बात करते हैं, द ऑर्डर पास्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन द पिटीशन शैल सेट फॉर हिज रीजन फॉर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इट। अब वो पॉइंट 2 में ये कहना चाहता है, जो महकमा माल का जो ऑफिसर है, अब वो सारी बात देखेगा इसको और सादा से लफ्जों में ये बात कहना चाहता है कि वो इस तमाम वजूहात को लिखेगा, वो इन तमाम वजूहात को लिखेगा और वो वजूहात क्या होगी, या वो एक्सेप्ट करेगा या वो उसको रिफ्यूज करेगा। यानी कि महकमा माल का अफसर अब वो इस तमाम वजूहात को लिखेगा एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। अब हम अगर आए सेक्शन 63 के ऊपर, सेक्शन 63 जो है कंफर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट।
कंफर्मेशन और असेसमेंट का जो दौरानिया है वो कितना होगा, कौन तयन करेगा दौरानिया को, या कौन कंफर्मेशन करेगा। हम अब इस सेक्शन में ये जानेंगे कि कंफर्म कौन करेगा और दौरानिया कितना होगा। तो पॉइंट 1 में वो बताता है एन असेसमेंट द अंडरटेकिंग ऑफ विच हैज बीन सेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59 shall not be considered final until it has been confirmed by the Board of Revenue। अब हम इस सेक्शन में ये जानेंगे कि कौन इसको कंफर्म करेगा। तो सिंपल वो पहली बात ही ये बता रहा है कि जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको कंफर्म नहीं करेगा तब तक इसको कंफर्म नहीं माना जाएगा। बस सादा सी बात। अब पॉइंट 2 को ले लें। अगर पॉइंट 2 में वो ये कहता है एट एनी टाइम बिफोर एन असेसमेंट इज सो कंफर्म द कमिश्नर ऑफ और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में subject to the provisions of subsection 3 modify the assessment of any state। modify बेटा बोलते हैं कोई तब्दीली को, किसी चीज को तब्दील करना, यह है modify। लफ्ज क्या है? modify, ना मोडी ना मूडी, modify। अब अगर हम पॉइंट 2 को डिस्कस करें तो इसमें वो सिंपल बात ये कहता है कि वो कंफर्म करने से पहले मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब इसमें कमिश्नर भी मॉडिफाई कर सकता है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कर सकता है। अब हम आते हैं पॉइंट 3 के ऊपर। पॉइंट 3 में वो सिंपल बात बताना ये चाहता है कि बिफोर एन इनहेंसमेंट, इजाफा करने से पहले। इनहेंसमेंट क्या है? इजाफा। किस चीज का इजाफा वो हम आगे देखते हैं पॉइंट में। हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर होगा। बिफोर एन इनहेंसमेंट इज ऑर्डर अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 द कमिश्नर और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज द केस मे बी शैल काज रीजनेबल नोटिस टू बी गिवन टू द लैंड ओनर बाई प्रोक्लेम्ड पब्लिश्ड। प्रोक्लेम्ड क्या होता है? ऐलान करना। पब्लिश इन द मैनर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 26। अब इसमें यह कहना चाहता है कि अगर इनहेंसमेंट करना चाहता है तो क्या है, तो लैंड रेवेन्यू जो है वो लैंड ओनर को नोटिस देगा और वो ऐलान करेगा। अब ये ऐलान कैसे किया जाएगा वो सेक्शन 26 में बताया गया है। अब अगर हम पीछे चलें सेक्शन 26 में तो उसमें सिंपल बताया गया है कि प्रोक्लेम्ड का जो तरीकेकार है वो क्या होगा। तो वो मेरी पिछली वीडियो में मैं उसमें बता चुका हूं, बात कर चुका हूं। मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं 26 सेक्शन। तो अभी हम बात कर रहे थे पॉइंट 3 की कि इसमें जब इनहांसमेंट करना चाहता है तो वो लैंड रेवेन्यू जो है लैंड ओनर को एक नोटिस जारी करेगा, वो ऐलान भी करेगा थ्रू प्रोक्लेम्ड पब्लिश, यानी कि वो उसको ऐलान भी करेगा। और जो इनहेंसमेंट होगा या उसकी वजह कि क्यों किया जा रहा है, ऑर्डर क्यों ना किया जाए, तो जो जमीन के मालिक एतराजात उठाएंगे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपनी तमाम तर सिफारिशात भी और उसकी दरखास्त भी जमा करवाएंगे। सिंपल सी बात है कि वो तमाम एतराजात जो मालिक ने उठाए हैं या जो इसके सामने पिटीशन दायर की गई है इसमें इजाफा करो, या तो वो पूछेगा वजूहात इजाफा क्यों किया जाएगा, तो वो ये दरखास्त कमिश्नर को देगा या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। सिंपल सी बात है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपनी तमाम तर सिफारिशात भी और उसकी दरखास्त भी साथ जमा करवाएगा। इसमें यही एक छोटी सी बात थी जो बताई जा रही थी। और लास्ट में वो ये कहता है कि ऐसी सूरत में इसे ज़ेरे गौर लाया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पर एतमाद भी किया जाएगा। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 64 पढ़ेंगे सेक्शन। तो अब हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ 63 पे।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज सेक्शन जो कवर किए हैं वो 61 और 62 और 63। 61 में हमने सिंपल बात की थी कि असेसमेंट की अनाउंसमेंट कैसे की जाएगी। उसमें हमने सिर्फ 3 बातें देखी, 4 बातें। कौन कौन सी बातें? नंबर 1, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर सेक्शन 60 के तहत रेवेन्यू को ने तजावीज़ भेजी जो होंगी, वो रिपोर्ट को ज़ेर गौर में लाकर ऐसे अहकामात जारी करेगा जो वो मुनासिब समझता है। दूसरी बात हमने की थी कि जब ये हदायत रसीव हो जाएंगी तो उस जायदाद के लिए अलग अलग अहकामात जारी कर देगा, और ये अहकामात उन कवानीन के मुताबिक होंगे जो गवर्नमेंट ने वक्तन वक्तन बयान किए होंगे। पॉइंट 2 में उसमें बताया गया था कि इसमें सिर्फ यही बात थी कि जिस दिन अनाउंस किया जाएगा उसी दिन बताया जाएगा कि ये इन्फोर्सेबल कब से स्टार्ट होगा, कब होगा। पॉइंट 3 में बताया गया था कि अब इसमें भी बहुत सादा लफ्जों में बताया गया था कि असेसमेंट जब भी सर्कल की सूरत में की जाएगी, या तहसील जहानिया हो, तहसील बिहाड़ी हो, तो सबकी औस बै डिफरेंट होगी। जब सबकी औस बै डिफरेंट होगी तो वो अमल पजीर भी उसी वक्त सर्कल को किया जाएगा। तो वो उस पर जो अमल पजीर किया जाएगा वो किस रेशो के हिसाब से किया जाएगा? हमने देखा था कि जो सेक्शन होगा, जिस रेशो के तहत उसको देखा जाएगा वो होगा 1/4 और 1/2। अब उन हालात में मखसूस सर्कल पर इस पे 1/2 से ज्यादा नहीं किया जाएगा। अब पॉइंट 4 में बताया गया था कि अगर कैलकुलेशन का ये फार्मूला जो है इस जमीन पर लागू नहीं किया जाएगा जो पहले असेसमेंट नहीं किया गया हो, जाहिर सी बात है जिसकी पहले असेसमेंट ही नहीं है तो उस पर वो एप्लीकेबल भी नहीं होगा। और दूसरी बात वो करता है कि अगर ऐसी जमीनात जिनकी पहले असेसमेंट हो चुकी हो लेकिन इनमें नहरी निज़ाम पहले नहीं था लेकिन बाद में मुतारिफ करवा दिया गया, तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा 1/4 और 1/2, उसमें कीमतें ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। उसके बाद बताया गया था सिंपल प्रोवाइडेड एड में सिंपल यही बताया गया था कि बशर्ती के इस तरह की ज़मीन में कहीं और जो नहरी निज़ाम में असेसमेंट की जा रही है वो इससे एक्सीड नहीं करेगा। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 62 सिंपल के एप्लीकेशन कौन देगा रिकंसिडरेशन की। उसमें 2 ही बातें देखी थी हमने। नंबर 1, जो मुतासरा होगा वही देगा, जमींदार या जमीन का मालिक होगा, और वो कब देगा? 30 दिन के अंदर अंदर देगा। यानी कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर एतराज़ात जमा करवा सकता है। पॉइंट 2 में हमने देखा था कि वो तमाम वजूहात भी लिखेगा कि वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, यानी कि वो अगर एक्सेप्ट करता है तो उसकी वजूहात भी बताई जाएगी, और अगर वो उसको रिजेक्ट करेगा तो उसकी वजूहात भी बताई जाएंगी। उसके बाद फिर हमने सेक्शन 63 को देखा था। उसमें मोटी मोटी सी 4 बातें थी वो जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। नंबर 1 पे कि जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंफर्म नहीं करेगा उसको कंफर्म नहीं माना जाएगा। पॉइंट 2 में बताया गया था कि वो कंफर्म करने से पहले मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें कमिश्नर भी मॉडिफाई कर सकता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कर सकता है। बस पॉइंट 2 में यही बात थी। अब पॉइंट 3 में अगर आए तो इसमें अगर इन्हेंसमेंट करना चाहता है तो लैंड रेवेन्यू लैंड ऑनर को एक नोटिस देगा, ऐलान भी करेगा, और वो ऐलान कैसे किया जाएगा वो सेक्शन 26 में बता दिया गया है। अब वो अगर इजाफा करना चाहता है या वो ऑर्डर क्यों ना किया जाए उस पर अगर बात करता है तो वो जमीन के मालिक के तमाम तर एतराज़ात जो उठाए जा रहे हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपनी सिफारिशात भी और इसके साथ दरखास्त भी जमा करवाएगा। अच्छा, उसके बाद वो एतराज़ात जो मालिक उठाएंगे या उसके सामने जो पिटीशन दायर की गई हो कि इजाफा किया जाए या जो भी उस वक्त मामला होगा तो वो कमिश्नर को या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दरखास्त देगा। उसके बाद छोटी सी बात हमने लास्ट में की थी कि ऐसी सूरत में इसे ज़ेरे गौर भी लाया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको उस पर एतमाद भी किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेक्शन 64, 65, 66 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ के समझेंगे और मज़ीद इसको स्टडी भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारा जो ये ताल्लुक़ है फ़िलहाल ऑनलाइन तक रहेगा।
लेकिन बच्चों मेरा ताल्लुक हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। बस मेरी इन बातों पर अमल करते जाइएगा कि जब तक आप सेल्फ स्टडी का खुद को आदी नहीं बनाएंगे आप तरक्की से दूर ही रहेंगे। तो लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।